कल मैंने आपको समझाया था कि जो भी हम लोग इसमें पॉइंट्स यूज कर रहे हैं दैट्स ऑल बिकॉज क्योंकि ट्रायंगल जो हमें दिया हुआ है वो इक्विलेटरल है। सो देयर आर थ्री बॉयज हु आर सिटिंग ऑन अ ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। उनकी पोजीशन को हमने ASD से डिनोट किया है। जो पार्क है उसका रेडियस हमें दिया हुआ है, सर्कुलर पार्क का रेडियस दिया हुआ है 20 मीटर्स। तो मैं आप क्या कहती हूँ कि अगर हम इस इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ASD में अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द वन ऑफ द वर्टिसेस, ठीक है ना। अगर मैंने ये वर्टिसेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लेट मी से AM इज परपेंडिकुलर टू SD, तो आपने लिखना है देन इट मींस द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ASD। लिख लो इस चीज को, इक्विलेटरल ट्रायंगल ASD लाइज ऑन AM। समझ में आ गया। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल है। तो जब भी हम कुछ ऐसा ड्रॉ करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर्कम सर्कल ड्रॉ होता है, तो जो सेंटर होगा सर्कल का वो हमेशा उस परपेंडिकुलर पे ही लाई करेगा। बात समझ में आ गई। ठीक है। अब जो मैं आपको कैलकुलेशंस करवाऊंगी, मैं इसमें और भी कॉन्सेप्ट समझा सकती हूँ, पर वो मैं बाद में करेंगे, वो बाद में आफ्टर दिस कैलकुलेशंस करेंगे। पर अभी जो हम करेंगे वो सारा का सारा कैलकुलेशन बेस होगा और यूज हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आ गया। बस इसमें एक चीज हम करेंगे, विल से ज्वाइन OS। OS को ज्वाइन इसलिए किया क्योंकि मुझे रेडियस तो चाहिए ना। OS और OA रेडियस हो गई। रेडियस हमने सिर्फ OA रखी हुई थी। सेंटर अगर AM पे लाई करता है, O हो गया यहां पर, मतलब AOM आर कोलिनियर पॉइंट्स, स्ट्रेट लाइन बनती है। कल मैंने आपको फिगर दिखाई थी ना नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की, कि कुछ ऐसा हो सकता है कि ये रेडियस ऐसे ड्रॉ की और परपेंडिकुलर ऐसे बन रहा है, तो क्या इनको आप बोलोगे कोलिनियर पॉइंट्स? ट्राइंगल तो ऐसे भी बन सकता है, क्या इनको बोलोगे कोलिनियर पॉइंट्स आप? नहीं बोल सकते ना। बात समझ में आ गई। तो दिस इज द केस आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि हमने साइड्स को इक्वल करना था, इस A पॉइंट की मूवमेंट ऐसे हो गई कि ये लाइन जो AM है वो सेंटर से ही पास करेगी। समझ में आ गया। अब इस केस में सबसे पहले तो हम लेंगे कि जो साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेट इट बी X, लेट AS इज इक्वल टू X मीटर्स। ठीक है। साइड को हमने ले लिया X मीटर्स, तो क्या SD की लेंथ भी X मीटर्स हो जाएगी? ट्राइंगल इक्विलेटरल, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब मुझे बता सकते हो SM की लेंथ कितनी है फिर? मैंने परपेंडिकुलर कह दिया तो M क्या हो गया, मिड पॉइंट। क्यों? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। उसमें तो मुझे कोई एडिशनल थ्योरम नहीं पड़ा। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, सेंटर से पास करेगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ट्रायंगल इक्विलेटरल है, उससे भी प्रूव कर सकते हो। तो SM की लेंथ क्या हो गई, हाफ ऑफ SD, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है। सो M इज द मिड पॉइंट ऑफ SD। M इज द मिड पॉइंट ऑफ SD। अब दो राइट ट्रायंगल्स बनते हैं, AMS और एक है OMS। इन दोनों में ना हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बट इतना सा रख लो कि जो OM है उसको मैंने Y मीटर्स की एक वैल्यू दे दी। ठीक है। तो AO हमारे पास है 20, OM है Y मीटर्स, SM क्या हो जाएगा, X/2। ये पूरा का पूरा क्या है, X। ठीक है। तो पाइथागोरस लगा सकते हैं ना बड़े आराम से। तो यहां पे लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम डीएमएस में ट्रायंगल ही नहीं है। DMS नहीं ले रहे, OMS। अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक है।
बाय पाई फॉर अ मोमेंट आई आल्सो थॉट कि मे बी ओएमएस बोलकर मैंने सेंटर कुछ लिख दिया। और ठीक है, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख देंगे ए एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ठीक है, तो ए एस कितना आ गया, एक्स का स्क्वायर। एस एम कितना हो गया देखो, एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। ए एम को 20 + y भी लिख सकते हो, वैसे ए एम भी लिख सकते हो, चलो 20 लिखना है। चलो 20 + y का होल स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, यहां तक छोड़ सकते हैं। अभी फिलहाल दूसरे पे आते हैं। ओएमएस में क्या होगा, ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। ओ एस कितना है यहाँ पर, 20 का स्क्वायर। एस एम कितना है, एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। और ओ एम कितना है, वाई का। ठीक है, ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय 4। यहां पर मैं इसको भी ओपन नहीं कर रही, आई राइट इट एज 20 + y। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। थोड़ा सा मैं इजी कर दूंगी इसको। ठीक है, अभी फिलहाल अभी जब स्टार्ट कर लिया तो कैलकुलेशंस कर लो, इसका अदर वे राउंड भी लिख लेना जो आपको ठीक लगे। ये 3x² बाय 4 हो गया। ठीक है, यहीं से हो जाएगा। तो अगर मैं स्क्वायरिंग, बिकॉज मुझे पता है ना कि जो 20 + y है वो एक नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, लेंथ की बात कर रहे हैं ना, तो मैं स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ में, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, √3/4 x² इक्वल्स टू 20 + y। सिर्फ पॉजिटिव वाली स्क्वायर रूट ले रही हूँ, माइनस को छोड़ रही हूँ। ठीक है ना। और यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनकर आ जाएगा देखो, √3/2 x इक्वल्स टू 20 + y। तो y की वैल्यू क्या आ गई, √3/2 x माइनस 20। बस यही एक चीज है, अगर हम डायरेक्टली उसको ना लेते ना, मैं ए एम लिख लेती, उसकी वैल्यू आती, बाद में हम ओ एम की लेंथ निकाल लेते। समझ में आ गया इतना सबको। अगर आपने कैलकुलेशन साइड बाय साइड लिखी है तो ओवरऑल अब चेक करो उस कैलकुलेशंस को, पढ़ो कि क्या आपको समझ में आ गया है। नोट तो किया सबने, बट आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया है। मैंने क्या किया, मैंने इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया, 20 + y का होल स्क्वायर को ओपन नहीं किया। क्यों क्यों करूं मैं, अभी देखती हूँ। एक्स स्क्वायर को इकट्ठा किया, क्योंकि मुझे पता है कि हम लेंथ की बात कर रहे हैं, तो एक्स कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 20 + y एक नेगेटिव वैल्यू आए। तो जब मैंने स्क्वायर रूट लिया तो सिर्फ प्लस वाला स्क्वायर रूट लेकर यहां पर 20 + y की वैल्यू रख दी, √3x - 20, सॉरी 20 + y की √3/2x, और y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, अब क्या करना चाहिए हमें, ये लो, अब y की जगह उसको पुट कर दो। समझ में आ गया, ये अगर हमें कॉन्सेप्ट पता हो ना, अगर आपको सिखाया जाता हो, कॉन्सेप्ट पता होने का मतलब है कि अगर आपको रटवाया जाता, अभी पिछले वाली क्लासेस में सब कुछ रटवाया होता, ये चीजें बार बार समझाई होती, तो ये क्वेश्चन करना 2 मिनट का काम है। ठीक है, और वो चीज ना सेहोदिया पेपर में एज अ कॉन्सेप्ट आई भी थी। ये x² बाय 4 हो गया, और यहां पर क्या लिखोगे वाई स्क्वायर की जगह, √3/2x - 20 का होल स्क्वायर। अब यहां पर आपको थोड़ा सा स्क्वायरिंग लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये 400, x² बाय 4, ए स्क्वायर क्या हो गया, 3/4 x² प्लस b² -2ab। -2ab में 2 × √3/2x × 20। ठीक है, ये 400 तो पहले ही गया। इसको ऐड करोगे तो यहाँ आ जाएगा x²। ठीक है ना, एलसीएम लोगे तो ऊपर 4x² बाय 4। और देखो ये क्या होगा, ये 2 कैंसिल हो गया, 20 √3x आ जाए। ठीक है, जिसमें से x कॉमन लिया, फैक्टराइज किया, तो ये आ जाता है =0। ये क्योंकि क्वाड्रेटिक बन गई ना, ये आपको नेक्स्ट ईयर समझाई जाएगी, पर आप ये कह सकते हो कि हमने इससे पता लग गया कि x - 20 √3 0 है, या x की वैल्यू क्या है, 20 √3। साइड ऑफ द ट्राइंगल, डिस्टेंस बिटवीन द बॉयज, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग।
अब मैं कुछ चीजें लिखवाऊंगी पॉइंट्स, ये इस क्वेश्चन को, जो मैंने आपको ये निकलवाना था ना √3/, ये इसी में डायरेक्टली निकल गया, तो इससे कैलकुलेशन में इससे इजी मेथड नहीं होगा। रियो कम हियर, कम हियर, रियो। ठीक है, कैलकुलेशन में इससे इजी मेथड नहीं होगा। अब आते हैं कॉन्सेप्ट कि अगर मुझे पता है इन सब चीजों के बारे में, है ना, तो मैं बहुत जल्दी से इसको सॉल्व कर सकती हूँ। ओरली क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है तभी, तब एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है, और रिजर्शन रीजनिंग में एक बार ऐसे केस स्टडी में ये 2 साल पहले आया भी था। सही पेपर में ही 2 साल पहले वो चीज, वो कॉन्सेप्ट आया था जो नहीं पढ़ाया जाता। समझ में आ गई बात? सबने लिख लिया? अब आते हैं इसको जल्दी से कैसे करना। तो उसके लिए कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। लिख लिया सबने ये? एवरीवन रिटन? ठीक है, हम्म। 2 मिनट लिख लो चलो, क्योंकि इसके बाद हमने थ्योरम ही करनी है। कल आपकी क्लास होगी, अराउंड 12 o'clock का टाइम है, मैं अपडेट भी कर दूंगी, प्लीज सबने कल आना है। नो छुट्टी, क्योंकि तुम्हें 6th और 7th छुट्टी मिल रही है। जल्दी और कितनी करो, संडे या सर्दी के दिन है। 11 से 12 इतनी जल्दी नहीं होता है। मेरे को भी संडे चाहिए। आई एक्चुअली नीड संडे। मैम वो बाहर वाला ब्रैकेट का एक्स जो है, ये कहते हैं x = 0 और x - 20 √3 = 0। नाउ x कैनॉट बी 0 बिकॉज साइड ऑफ ट्राइंगल है, कि ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है, तुम कह रहे हो ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करता, तो x को 0 हमने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 20। दिस इज अ कॉन्सेप्ट जो हम 10th में पढ़ाते हैं, विच इज कॉल्ड द प्रोडक्ट रूल, जीरो प्रोडक्ट रूल। दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो आने का मतलब है या तो 2 × 0 है, या 0 × 2 है। राइट, मतलब दोनों में से कोई एक नंबर जीरो है, या दोनों ही जीरो है। दोनों साइमल्टेनियसली जीरो हो नहीं सकते, क्योंकि इसको जीरो होने के लिए जीरो चाहिए, इसको जीरो होने के लिए 20 √3 चाहिए। है ना? तो इसका मतलब या तो x 0 होगा, या x 20 √3 होगा। अब जीरो तो x होने से रहा, क्योंकि तुम कह रहे हो ट्राइंगल ही एग्जिस्ट नहीं करता, हम जो सारा सॉल्व करो तुम कह रहे हो नहीं वो सब झूठ है, वो इल्यूजन है, तुम्हारा ट्राइंगल ही एग्जिस्ट नहीं करता। दैट इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। तो द ओनली वैल्यू पॉसिबल इज इन दिस केस कि अगर ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसमें जो साइड ऑफ द ट्राइंगल होगी वो 20 √3। अगर हम -20 √3x को उधर ले जाए, +20 √3x हो तो जाए। एक्स एक्स कट कर दे, है ना? हाँ, वो मैं इसलिए नहीं सिखाती क्योंकि तुम 10th में फिर से वही करोगे, वहां गलत होगा। बाय कॉन्सेप्ट जो मुझे एज अ स्टूडेंट मेरे टीचर ने सिखाया था कि बेटा जिंदगी में मैथ्स में कुछ भी करना, कभी भी एक्स को ऐसे कट मत करना। समझ में आ गया? क्योंकि डिवीजन बाय, बिकॉज एक्स इज अ वेरिएबल, वी डोंट नो व्हाट वैल्यू एक्स टेक्स, तो बाई चांस एक्स की एक वैल्यू जीरो पॉसिबल होती हुई ना, तुम उसको रिजेक्ट कर दोगी। तुम कट कर रही हो सोचकर कि एक्स कभी जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिवीजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल, है ना? तो ये चीज उन्होंने कहा था कि अगर तुम सिखाती भी हो या तुम्हें कोई कहता भी है कि कट हो रहा है, तो वो गलत कह रहा है। ठीक है, और उन्होंने कहा था इसमें अगर तुम ऐसी चीज कर रही हो तो तुम्हारी गलती नहीं है, वो मेरी गलती है कि मैं तुम्हें नहीं सिखा पाया। बात समझ में आई? तो मैं इसलिए इस चीज को प्रमोट नहीं करती हूँ कि हमने एक्स से डिवाइड कर दिया, एक्स को कट कर दिया, बिकॉज 10th में तुम ये करना शुरू कर दोगे, वहां पे जीरो वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक हो गया बात? उसमें एक्स की वैल्यू जीरो हो सकती है उन चीज, उन केसेस में। समझ में आ गया इतना? जिसे हम ओवर रूल कर देते हैं कि नहीं नहीं जीरो तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए आपने, अगर इसको लिख रहे हो ना यहां पर, तो चल जाएगा कि देखो जी हमने एक्स कर दिया, एक्स की वैल्यू आई 20 √3। याद कर लो, पर कभी इसको लिखना मत, इसको यूज मत करना। कोई बैठा होगा टीचर जिसको मैथ्स बहुत अच्छे से आती होगी ना, बड़े अच्छे से पढ़ी होगी, जिसने वो कहना है गलत है ये, नहीं नंबर काट लेंगे कि नहीं ये फंडामेंटल गलत कर दिया, नंबर काटो। सही क्या है कि जो अननोन वेरिएबल है, आपको लिखना होता है कि सिंस x इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर, तब आप इसको कट कर सकते हैं कि x की वैल्यू जीरो पॉसिबल नहीं है। डिवीजन बाय जीरो तभी आप कर सकते हो। तो सही, तो मुझे जो पता है यही है कि आप x कट नहीं करते टेक्निकली। अब आते हैं इजी वाले वे पे, जो 2 मिनट में, मतलब 2 स्टेप्स में क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। इसी क्वेश्चन में आपने ना कुछ चीजें लिखनी है। पहले तो कॉन्सेप्ट क्या है लिख लो, कॉन्सेप्ट क्या है जिस जो मैं यहाँ यहाँ यूज करूंगी, वो हर एक ट्रायंगल के लिए है। ठीक है, जो भी मैं कॉन्सेप्ट यूज करूंगी वो हर एक ट्रायंगल के लिए है, कि किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियंस ड्रॉ हो सकते हैं।
मीडियंस क्या होते हैं? हाँ, लाइन्स, लाइन सेगमेंट फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। ठीक है, लाइन फ्रॉम वर्टेक्स, लाइन सेगमेंट होगा दैट बाइसेक्ट द ऑपोजिट साइड। समझ में आया? जो भी बात समझ में आती है उसको लिख लो। मीडियन ये होता है। समझ में आ गया ना? तो मीडियन किसको बोलते हैं? परपेंडिकुलर से जो लाइन हमने ड्रॉ, सॉरी, वर्टेक्स से जो लाइन ड्रॉ की, जो ट्रायंगल के ऑपोजिट साइड पर मिड पॉइंट पे आती है। जैसे ये मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये साइड का मिड पॉइंट अप्रोक्सीमेट लग रहा है, तो यहां पर बना लो एडी इज द मीडियन। समझ में आ गया? परपेंडिकुलर लग रहा है किस तरह से ये? नहीं, मीडियन का काम सिर्फ मीडियन है। उसने साइड को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, टू इक्वल पार्ट्स में। उसने परपेंडिकुलर के बारे में नहीं सोचना, उसने कहा मिड पॉइंट वो दिख रहा है, वहां जाके जुड़ना है बस। बात समझ में आ गई? सो एडी इज द मीडियन, डी इज द मिड पॉइंट। इस फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं समझने के लिए कि मीडियन क्या होता है। जो चीज हमने ए से ड्रॉ की है, क्या मैं बी से भी ड्रॉ कर सकती थी? एसी का भी तो मिड पॉइंट हो सकता है, मिड पॉइंट थ्योरम की हुई है हमने। ऐसे ही ए बी का भी मिड पॉइंट हो सकता है, वो भी हमने की है। तो जब आप तीन मीडियंस ट्रायंगल में ड्रॉ करते हो ना, ठीक है, ठीक है, सो थ्री मीडियंस कैन बी ड्रॉन इन अ ट्रायंगल। राइट? दूसरी पॉइंट ये है कि हम हर एक ट्रायंगल में तीन मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं। और इन तीनों मीडियंस का ना एक खास बात क्या होता है कि ये ना एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है? तो अब जरूरी चीज इंपॉर्टेंट, ऑल थ्री मीडियंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होता है। इसको यूजुअली जी के साथ शो किया जाता है। और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या नाम देते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड, लिखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंट्रॉइड कहलाता है किसी भी ट्रायंगल में। ठीक हो गया? ये बहुत लंबी सी चीज है, ये हमें ना क्यों याद होती थी? क्योंकि हमारे लिए कंस्ट्रक्शन हुआ करती थी इन सेवेंथ इन एट्थ। तीनों मीडियंस बनाओ जी, तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करें। तो हमारे लिए टास्क क्या होता था कि जो ट्रायंगल बनाया ना, उनका मिड पॉइंट बिल्कुल सही बनाया है। ठीक है? फिर मिड पॉइंट को कभी भी टिल्ट नहीं किया, क्योंकि हल्का सा दो लाइंस तो इंटरसेक्ट कर जाएंगी, तीसरी कोशिश से पास करवाना है। समझ में आया? आपका ये नहीं हो सकता कि मैंने ऐसे ड्रॉ किया, एक यहां जा रहा है एक यहां जा रहा है, ये हल्का सा भी हो रहा, नंबर नहीं मिलते थे। ये हल्का सा भी अगर थोड़ा सा मतलब ओवरलैपिंग लगती है ना, या थोड़ी सी हमें ओवर राइटिंग लग रही है, मैम को थोड़ी स्पेस दिख रही है कि नहीं नहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो वहीं पे नंबर कटते थे। तो कंस्ट्रक्शंस में हमने ये चीजें की हुई है कि नहीं, इसको हमने इंटरसेक्ट ही करवाना है। समझ में आ गया? तो ये बात हुई मीडियंस की और सेंट्रॉइड की। ये चीज याद रखनी है, ये आपको टेंथ में भी काम आएगी बहुत ज्यादा। अब सेंट्रॉइड के बारे में तो बोल दिया, लेकिन सेंट्रॉइड के पास भी अपनी एक खासियत है। ठीक है? समझ में आ गया? राइट, लिखो। अब इसके बाद है सेंट्रॉइड की बात कर रहे हैं। मैंने मीडियन की बात की। मीडियन तीन होते हैं ट्रायंगल में, तीन वर्टिसेस है, तीन मीडियंस हुए। तीनों मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एक ही पॉइंट पर, जिसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। अब वो सेंट्रॉइड के बारे में इतनी खासियत क्यों है कि मैं आपको सिखा रही हूं। लिखो, सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन रेशियो 2:1। ये सबसे जरूरी चीज है जो आपको नहीं सिखाई जाती। बैक इन अर्लियर टाइम्स, जब थोड़ा सा एनसीईआरटी मतलब रिवाइज नहीं हुई थी, तो ये लिस्टेड क्वेश्चन था नाइन्थ क्लास में, थ्योरम थी, प्रूव दैट सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। तो जो चीज आज थ्योरम पढ़ाई जाए ना, वो याद भी रहती है। समझ में आ गया? तो सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1, ये चीज जरूरी याद रखनी है हमने, ये काम भी बहुत आएगी।
और इसी चीज पर ना आपके लास्ट टू लास्ट ईयर 23-24 में नाइन्थ की सिहोदिया पेपर सीबीएसई ही सेट करता है। मतलब उनके जुरिस्डिक्शन में होता है, तो जो वो कॉन्सेप्चुअली चीजें पढ़ाते हैं ना वही आएगा। कुछ भी ऐसा नहीं कि टीचर ने डिफिकल्ट डाल दिया। ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन था 1 मार्कर। ठीक है, समझ में आ गया कि सेंट्रोइड है तो हम बताओ रेशियो क्या होगी। केस स्टडी में प्रॉपर क्वेश्चन था ये। सो सेंट्रोइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। समझ में आ गया। इसका मतलब अगर हम यहां पर आ जाते हैं ना अपने क्वेश्चन में, यहां पर एजी रेशियो जीडी, ठीक है, यहां पर लिख रही हूं एजी रेशियो जीडी इज 2:1। ऐसे ही बीजी, जो वर्टेक्स से हिस्सा स्टार्ट होगा वो बड़ा होता है। समझ में आ गया। एजी की रेशियो जीडी, एजी 2 पार्ट्स है, जीडी 1 पार्ट है। ऐसे ही बीजी रेशियो जीई, ये भी 2:1 है। और ऐसे ही सीजी रेशियो, जी एफ लिखते हैं वैसे तो उसको, सी ये एफ होता है। ठीक है, सी जी रेशियो जी एफ इज ऑल्सो 2:1। बैग चलेगा, चलना चाहिए वैसे तो। सी जी रेशियो जी एफ इज ऑल्सो 2:1। समझ में आ गया ये सबको। ठीक है ना। अब फिर से वही बात की इतना सब तो लिखवाया, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या काम आएगा। अब ये चीज और इक्विलेटरल ट्रायंगल, इनको मैच करेंगे। समझ में आ गया। ये तो हर एक ट्रायंगल के लिए ट्रू है। आपको ना कल आइसोसलेस बनेगा तो उसमें भी चलेगा बिल्कुल। कल कोई भी मैं ट्रायंगल आपके पास रैंडमली ड्रॉ करके लेकर आऊंगी, उसमें आप 3 मीडियंस ड्रॉ करोगे, तो क्या हर बार रेशो 2:1 होगी? बिल्कुल। दिस इज ट्रू फॉर एवरी ट्रायंगल। नाउ व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल में भी ऑब्ट्यूज, राइट, जो मर्जी ट्रायंगल ले आओ, ये हर किसी चीज के लिए ट्रू है, हर एक ट्रायंगल के लिए ट्रू है। ठीक है। अब आते हैं इस चीज को हम मैच करते हैं फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर आपने मीडियन ड्रॉ किया ना, वो एडिशनली परपेंडिकुलर का काम भी कर रहा है। हर एक ट्रायंगल में नहीं करेगा, लेकिन किसी किसी ट्रायंगल में करेगा। और वो ट्रायंगल कौन सा है? इक्विलेटरल। सो फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल एडी इज मीडियन, एडी इज ऑल्सो ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर। प्रूव भी कर सकते हो कॉन्ग्रुएंसी से। अगर ये मीडियन है तो आपने कहा बीडी और सीडी इक्वल है, ए बी और एसी इक्वल है, एडी एडी कॉमन हो गई, ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, लीनियर पेयर भी है, 90-90 एंगल बन गया। समझ में आ गया ना। तो इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ वी ड्रॉ अ मीडियन, ड्रॉ मीडियन का मतलब है कि हमने बनाया वर्टेक्स सही है, इट इज ऑल्सो द ऑल्टीट्यूड। ठीक है। तो अगर ये ऑल्टीट्यूड भी है और मीडियन भी है तो सेंट्रॉइड यही लाया करेगा, और वो सेंट्रॉइड ही सेंटर ऑफ सर्कल भी है। सेंट्रॉइड जो है ना वो सर्कल का सेंटर भी है। तो अब देखो हमारे पास रेशो क्या आ गई, एजी रेशियो जीडी इज 2:1। ठीक है। तो अब एजी की वैल्यू को कैन आई टेक 2a और जीडी को a ले लो। समझ में आ गया। रेडियस किसके इक्वल थी? 20। समझ में आ गया। रेडियस किसके इक्वल थी? 20। तो 2a इक्वल्स टू 20, a की वैल्यू क्या आ गई? 10। टोटल एडी कितना हो गया? 20 + 10, 30। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। ये तो x था और ये x/2 था, ये टोटल आपको दे दिया 30। समझ में आ गया। तो आप करोगे x² इक्वल्स टू x/2 का होल स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर। बिल्कुल x की वैल्यू आएगी। मतलब सिर्फ एक 2:1 के पता होने से ना काम कितना आसान हो जाता है।
आई वही वैल्यू। 12 इंटू 100 करोगे, 100 तो डायरेक्टली स्क्वायर रूट से बाहर आता है 10। 12 का हो गया 4 इंटू 3, 4 से 2 भी बाहर आ गया, तो बन गया 20 रूट 3। वही लंबा जो किया, सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी की वजह से हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। एंड बिलीव मी, ये क्वेश्चन हमारा सेंट्रॉइड वाला क्वेश्चन, ये उसमें भी था। नाम कोई सेंट्रॉइड नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ मीडियन लिखा हुआ था। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन भी बता देती हूँ। एक बार इसको जस्ट गो थ्रू कर लो, मुझे सिर्फ 1 सेकंड लगेगा पेपर सर्च करने में और वो क्वेश्चन बताने में। तो फोन ना अपना बंद रखा कर। मेरी क्या गलती नहीं है, फोन उठाना नहीं है हर बार, बंद रखा कर इसको। देखो ये क्वेश्चन ना कुछ ऐसे दिया होता है, यही सेम क्वेश्चन ना आपको केस स्टडी में करवाई देती हूँ। इसमें लिखा हुआ था, ये आपका सर्कल है, ASD करके ट्रायंगल लिया हुआ है, वही 3 लिखा हुआ है। सर्कुलर पाथ इज ड्रॉन, अंकुर 3 बॉयज हैं, दे टॉक टू ईच अदर। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ ही एक केस स्टडी बनाया हुआ था यहाँ पर। ये ASD करके लिखा हुआ है, क्योंकि जिस बच्चे ने सॉल्व किया था ना, उसने कहा था मैम ये पता ही नहीं था। मैंने कहा कभी चीज सिखाई हो तो पता हो। ठीक है, उन्होंने ऐसे कुछ फिगर आपको ड्रॉ करके दी है और यहाँ पर ऐसे बना दिया। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज सेंटर O। मैम ये कैसे पता कि OM A है? क्या? क्या OMA है मतलब? ठीक है। ठीक है, ये M है। यहाँ पर 20, 20 एंड 20, तो इसमें लिखा हुआ है सर्कुलर पाथ विद रेडियस इज ड्रॉन, 3 बॉयज अंकुर सईद डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेस on the boundary, having a toy telephone in his hand. They talk to each other. In the given figure, A, S, D are the points where the 3 boys are sitting at equal distance. O is the position of the centroid. लिखा हुआ है वहां पे सेंट्रॉइड। O is the centroid। ठीक है, ये लिख दिया। तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा सेंट्रॉइड होता क्या है, अब तक नहीं पढ़ाया था तो कुछ नहीं याद होगा, 10th में बिल्कुल आता है, 10th में आपको याद भी रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है O is the centroid. Observe the following figure and answer the questions। ये फिगर दे दी आपको, समझ में आ गया ना कि ASD है, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर जो है वो रेडियस दी है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल formed by points ASD। Name the type of triangle formed by points A, S and D। नाम दे दिया तुमने, तुम्हें पता है, इतना तुमने किया हुआ है काम, तुमने बोल दिया इसको इक्विलेटरल। ठीक है, सेकंड है इन विच रेशियो डज द centroid divides
द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। ये तो मैंने अभी बताया। अगर मैं पहले एक क्वेश्चन पूछती बताते, ये आपके सेहोदिया के पेपर में आया, मतलब कि एक क्वेश्चन को इस रेशियो से हम सॉल्व कर सकते हैं। और एक बार किसी स्कूल ने करवाया भी था कि डायरेक्टली 2:1 याद रख लो और सॉल्व कर दो। समझ में आ गया? पर वो होता क्या है कि एक टीचर ने एक्सेप्ट किया, दूसरे स्कूल दूसरी टीचर ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो एज अ साइड कॉन्सेप्ट इसको याद रख लेना, ये सीबीएसई में आया हुआ है, 10th में बिल्कुल काम आएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ स्प्रिंग ऑफ ईच टॉय टेलीफोन। तो वो तो आप निकाल ही सकते हो, जो हमने पूरा लंबा काम किया है। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल द सेंटर। कोई भी काम कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी, केस स्टडी का क्वेश्चन। तो दिस वाज अ क्वेश्चन विच एक्चुअली प्रॉम्प्टेड मी कि नहीं, आपको ये चीज सिखा दूं। कल अगर पूछता है कोई भी तो आप कह सकते हो कि मैम क्वेश्चन डाला हुआ है पेपर में। ठीक है, सिहोदिया ने पूछा हुआ है सेंट्रोइड क्या होता है। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चंस जो भी मैंने आपको करवाए हैं, 5 6 क्वेश्चन नंबर 1 कैलकुलेशन बेस है, लेकिन ये पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से रिवाइज करना है। अब आ जाओ, हमारा लास्ट जो अभी इस क्लास में काम होगा, दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, एक कॉर्ड बनाई, एक आर्क बनाई। बात तो वही है ना? अगर कॉर्ड की बात करें तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क की बात भी कर रहे हैं। तो अगर मैं आर्क ही देख रही हूं, सर्कल पे आर्क ए बी ड्रॉ कर लो। दो तरह की आंख होती है, ए एंड बी पॉइंट्स लिए। अगर मैं इस डिस्टेंस पे जा रही हूं, देख लो, तो इसको क्या बोलेंगे, कौन सी आंख है ये? माइनर आंख है ना, छोटी वाली है। और अगर हम इस तरह से घूमकर जा रहे हैं, मेजर आंख, चाहे वो मैं ए से बी जाऊं या बी से ए जाऊं, दैट इज माइनर आंख एंड मेजर आंख। समझ में आ गया इतना? अब आते हैं कि इस आंख का एंगल सबटेंडेड दो तरह से होता है, जो डेफिनेट होगा। एक तो इस आर्क के एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। ठीक है, वो मैंने कह दिया एंगल एओबी। ऐसे ही ये आर्क, अब इसके एंड पॉइंट्स को लेके जाना है, मैं कहीं भी लेकर रख सकती हूँ। जैसे मैंने कहा सर्कल के अंदर अंदर रखना है तो कहीं भी रख सकती हूँ, वो डेफिनेट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं उसको फिक्स कर दूं कि आपने इस आर्क के एंड पॉइंट को लेकर जाना है, बांधना है, मतलब एक रस्सी है, रोप है, आपने इस पॉइंट पर उसको अटैच करके इसको खींच कर लेके जाना है, पर बाउंड्री पर रखो, तो एक डेफिनेट हो गया ना, आपको पता कि यही बाउंड्री है। कहते हैं इस बाउंड्री पे रखा हमने, तो जो इस माइनर आर्क ने ये एंगल सबटेंड किया, ठीक है, ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सर्कल, ऑन द सर्कल। ठीक है, इसको हम बोल देंगे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन द सर्कल। मैम तो इस माइनर आपने ये सब कुछ नहीं, ये भी कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो सेम, ये भी, पर ये मेजर आर्क ने सबटेंड किया है। समझ में आ गया? माइनर आर्क देख रही है तो अपनी तरफ थोड़ी ना आएगी, दूसरी तरफ जाएगी। बात समझ में आ गया? मेजर आर्क है, वो अपने पर नहीं लेकर आएगा, वो दूसरी तरफ लेकर आएगा, बिकॉज आपने इस एंगल के बिना, इतने पोर्शन के बिना अगर आपने देखना है, तो दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय द मेजर आर्क। समझ में आ गया? अगर मैं इस चीज को हटा दूं,
तो जो अब एंगल सबटेंड किया गया है वो माइनर आर्क का है। समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया? राइट। तो एक एंगल मेजर आर्क में बन सकता है उसी कॉर्ड से, उसी आर्क से, और एक माइनर पे बन सकता है। राइट। अब जो हमारी थ्योरम है वो क्या कहती है? बात समझ में आ गई? थ्योरम कहती है कि मान लो मैं माइनर आर्क को देख रही हूं, मैं बात माइनर आर्क की कर रही हूँ, ठीक है? मेजर पे भी ट्रू होगा, पर मैंने अगर सिर्फ एक ही पोर्शन पे किया, वही चीज माइनर पे भी प्रूव हो सकती है। मेजर थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, माइनर आर्क वाले एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब हमारा थ्योरम क्या कहता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्लास 10th में भी यूज होगी, बोर्ड्स में क्वेश्चन भी आ चुका है 2 नंबर का इस पे, 10th के बोर्ड्स में, 9th का क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल आ चुका है। तो उसने कहा कि माइनर आर्क किसे देखते हैं? माइनर आर्क ने सेंटर पे एक एंगल बनाया, उसी माइनर आर्क ने मेजर आर्क पे सेंटर बनाया, मेजर आर्क पे एंगल बनाया। अब क्या हो रहा है, जो सेंटर पे एंगल बना ना, और जो सर्कल पे एंगल बना, उन दोनों का मुंह एक तरफ खुल रहा है। सो एक तरह देख लो, टीवी यहां चल रहा है, ये भी इधर देख रहा है, ये भी दिख रहा है, अगर आप आई की तरह देखते हो उसको, अगर एंगल को एज एन आई देखते हो, तो दोनों एक तरफ देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे। अगर मैं यहां ड्रॉ कर रही हूं, तो ये सेंटर और ये एंगल आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। ठीक है। सो फॉर मी दे आर लुकिंग इन द सेम डायरेक्शन। ये बहुत जरूरी चीज है, 1 नंबर में बेकार में नंबर अपना ये क्वेश्चन गलत करोगे। ठीक है। बेकार में क्वेश्चन गलत होगा अगर इस चीज को हम नहीं फॉलो करते। आपने क्या करना है, दोनों का उस एंगल की बात कर रहे हैं जो एक ही तरफ देख रहे हैं। ठीक है। और ये माइनर आर्क को देख रहे हैं, तो दिस इज एंगल मेड बाय द माइनर आर्क। ठीक है, लिख लो, एंगल ए सी बी इज द एंगल मेड बाय माइनर आर्क, बट एंगल मेड इन द मेजर आर्क। एंगल एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है? मेजर में। बनाया किसने है? माइनर ने। बात समझ में आ गई? समझ में आ गया? हमारा ना क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना एक्सरसाइज का, वही है, एंगल सबटेंडेड इन द मेजर आर्क एसीबी, एंगल मेड बाय माइनर आर्क एसीबी। वो एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है? मेजर पे। उसका पॉइंट कहाँ है, उसका वर्टेक्स कहाँ है? मेजर आर्क पे। लेकिन बनाया किसने है? माइनर आर्क। समझ में आ गया? अब रिलेशन क्या कहता है कि जब ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट करती हो, दोनों एंगल्स एक ही एंड पॉइंट से चल रहे हो, ठीक है, दोनों एंगल्स एक ही एंड पॉइंट से चल रहे हो और एक ही तरफ देख रहे हैं, तो एंगल एट द सेंटर, बहुत ही इसका अगर देसी वर्जन मतलब जो हमने याद किया हुआ था वो ये था, एंगल एट द सेंटर इज 2 टाइम्स एंगल एट द सरकमफ्रेंस। लिख कर मत आना, एक बार मैंने लिखवाती थी ऐसे क्योंकि मैंने भी ऐसे याद किया हुआ था, पर टीचर ने नंबर काट लिए थे कि नहीं नहीं ये कोई थ्योरम नहीं होती। तो कोई बात नहीं, याद कर लो, एंगल एट द सेंटर ऑब्वियसली आंख ने बनाया है, और कहीं भी बनाया हो, एंगल एट द सेंटर is equal to 2 times एंगल एट द सरकमफ्रेंस। मैं अपना बोर्ड पेपर इसी तरह से लिख कर आई हूं, मेरे नंबर नहीं कटे थे, पर आज कोई भी टीचर कुछ भी बोल देती है तो इट्स ओके, वी विल नॉट फाइट, बिकॉज ऑब्वियसली ये कुछ भी एक वर्जन नहीं है लिखने का, थ्योरम को प्रॉपर अच्छे से लिखना चाहिए, बट इसको हम याद कर सकते हैं। ठीक है, बैठो। एंगल एट द सेंटर इज 2 टाइम्स एंगल एट द सरकमफ्रेंस। तो सेंटर पे एंगल क्या बना? एओबी 2 टाइम्स एसीबी। टेस्ट की जगह ना मैं तुम्हें पढ़ाई दूंगी आज, ठीक है? मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी, तब तक वर्कशीट स्टार्ट कर लो, जो भी मैंने ग्रुप में भेजी हुई है ना, जो नहीं की हुई उसके क्वेश्चंस कर लो, वो डिस्कस कर लूंगी। पर मुझे तुम्हें आज मंथ ऑफ जनवरी ये सिर्फ सिखाना है, तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बैठ जाओ, जल्दी छोड़ दूंगी, तुम्हारी क्लास टेस्ट है तुम्हारा, कितने बजे टेस्ट है? नहीं है, कैंसिल हो गया? वेरी गुड, बैठो बैठो। एंगल एओबी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल एसीबी। ठीक है। पेपर्स कब से स्टार्ट है? पेपर से 7th ही है ना? तो आगे तो हो जाए मेरा, क्योंकि 6th and 7th है, आई रियली डोंट वांट टू वेस्ट, मैं 2 क्लासेस मिस कर रही हूँ, पर तुम्हारे पेपर्स पे कोई वो ना आए। चल, एनी हाउ डीसीएम भी चेंज हो गया, तुम्हारा भी चेंज होना है, थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाऊंगी, चल 2 दिन तुम्हारे साथ लगा तो रही हूँ प्रॉपर, है ना? ये करवाने को बहुत कुछ है, रिविजन ही करवानी है,
और मैं वर्कशीट तो देके जाऊंगी। और क्या दिखाएंगे? इंटरेस्ट, सॉल्यूशन, ठीक है। एंगल एओबी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल एसीबी। ठीक है। इसी चीज को हमें प्रूव करना है। आई स्टिल हैव योर रिटन प्रूफ। तुमने लिखा था ना नाइन्थ में ये वाला, मैंने अभी तक सेव किया हुआ है। मैं सब बार हर बार ही शेयर करती हूँ। तो जो भी तुम एंगल सेगमेंट वाली थ्योरम देखोगे ना, और बहुत अच्छे से अच्छी राइटिंग में और बहुत प्रॉपरली, शी इज द वन हुज रिटन इट, मैं वो ही शेयर भी करूंगी। किसी को कभी मुश्किल आती है कि कैसे लिखना है, बहुत प्रॉपरली लिखी हुई है 3 पार्ट्स में। ठीक है। अब ये तो हमारा माइनर सेगमेंट था। तो आप कहोगे कि मेजर सेगमेंट में भी ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होगा। ठीक है। 2 टाइम्स हमेशा बनेगा। मैं इसका बेसिक एक प्रूफ समझा भी दूंगी, लिखवा भी दूंगी, कल प्रॉपरली लिख लेंगे उसको। ठीक है। तो हमने अगर मेजर आर्क ली, मान लो मैं इस आर्क की तरफ से देख रही हूं, तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो ये है। ठीक है। और सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बन रहा है वो ये। दोनों एक तरफ देख रहे हैं। ठीक है। तो अगर ये एक्स है, ये कितना होगा? 2x। ठीक है। ऐसे ही एक हमने माइनर आर्क की थी, एक हमने कर ली मेजर आर्क। ऐसे ही एक होती है आर्क जो कि होगी सेमी सर्कल। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, है ना। आर्क को हमने बना दिया सेमी सर्कल। ये हो गई ए ओ बी। तो ये एंगल कितना है? 180, है ना। और ये वाला, ये अगर 2x है तो ये x होगा। ये 180 है तो ये कितना हो जाएगा? 90। तो यहीं से एक और प्रूफ आता है जो लिख सकते हो, लिखो। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। Angle made by the diameter, angle in a semicircle is a right angle. Angle in a semicircle is a right angle. अब इसकी प्रूफ को अगर हम करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? कल प्रॉपरली लिखेंगे इसको। ठीक है। पर आज समझ लो कैसे करना है और लिख भी लो साथ साथ इस प्रूफ को। सबने लिख लिया ना ये? अब आते हैं हमने करना क्या है। जब थ्योरम आएगी ना, प्रॉपर लिखेंगे थ्योरम के स्टेटमेंट को, और ये 3 डायग्राम्स बनेंगे। दैट्स व्हाई आई से दिस माइट कम फॉर 5 मार्क्स, क्योंकि प्रॉपर 5 मार्क का क्वेश्चन है। 3 डायग्राम्स बनेंगे, प्रूफ एक ही होगा। ठीक है। हमने क्या किया? सेंटर से ज्वाइन कर दिया इसको, और ये क्लियर हो गया। अब आप करोगे ज्वाइन ओसी। कंस्ट्रक्शन में लिख लो ज्वाइन ओसी, बनाओ फटाफट से। और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके ना, ये पॉइंट ई तक ले लेंगे। ठीक है। अब देखो मैं एंगल्स को नाम कैसे दे रही हूं। ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3। यहां पे 4 लिख लो, यहां 5 लिख लो, और 6। 3 डायग्राम्स बनेंगे, तीनों में नंबरिंग भी सेम होगी। 1 2 3 4 5 6, कि कल किसी भी पिक्चर को छुपाकर जो हम प्रूफ पढ़ रहे हैं ना उसमें भी रेलिवेंट हो। ठीक है। तो 3 डायग्राम्स में तीनों में नंबरिंग भी ऐसे ही लिखेंगे हम। समझ में आ गया? अब बताओ, ट्रायंगल एओसी किस तरह का ट्रायंगल लग रहा है? दिस इज पॉइंट ओ, एओसी। आइसोसलस है ना। कौन सी दो साइड्स इक्वल है? एओ एंड ओसी। ठीक है ना। ये आइसोसलस है। ठीक है, बिल्कुल। आइसोसलस ट्रायंगल का रूल हमने क्या पढ़ा था? क्योंकि मैं देखो साइड्स की बात कर रही हूं, लेकिन मैं आपको एंगल वाली थ्योरम प्रूव कराना चाहती हूँ, तो मैं एंगल्स के पे आऊंगी। ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मैंने ट्रायंगल लिया बीओसी और सिमिलरली कह दिया एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। बिल्कुल ठीक है। ये ब्रॉड पॉइंट्स है तो तुम्हें याद करने हैं।
समझ में आ गया? जब हम रिवीजन करते हैं ना, हमें ब्रॉडली याद रहे, या मैं समझाऊंगी ओरली कि अपने आप को पाऊंगी, देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हुआ क्योंकि आइसोसलेस है, ये लिखूंगी वहां पर। फिर एंगल 5 इक्वल एंगल 6 करूंगी सिमिलरली वहां पर। अब एक और चीज है जो हमें यूज करनी है, वो भी 6.3 डिलीटेड हो चुकी थी, वरना वहां पर वो थ्योरम आती थी, विच इज, लिखो, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। समझ में आ गया ये? जिसको मैं कैसे यूज कर रही हूं कि एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 1 प्लस एंगल 2, यही एओसी में। समझ में आ गया? एंगल 3 किसके इक्वल है? यहां से 1 और 2। तो आप बता सकते हो इस वाले ट्रायंगल में इसी चीज को अगर मैं यूज करती हूँ, एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 5 और एंगल 6 के। 1 और 2 आपस में क्या है? 1 लिखूं या 2 लिखूं? 2 लिखूं क्योंकि हम प्रूव इस वाले एंगल को कर रहे हैं, तो रेलिवेंट वो रहेगा। ठीक है? तो कहना है राइट एंगल 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 2। ऐसे ही एंगल 4, 5 लिखेंगे 6 लिखेंगे? 6 से रिप्लेस करेंगे ना, तो 2 टाइम्स एंगल 6। ये दो चीजें अब चाहिए। ये ब्रॉड पॉइंट्स हैं जिसको हमने बहुत अच्छे वे से प्रॉपरली रिफाइन करके लिखना है, पर अभी मैं आपको ओवरऑल प्रूफ दिखा रही हूं इसका। ठीक है? 3 फिगर्स कल ड्रॉ करेंगे, तीनों में एक ही प्रूफ है लेकिन नंबरिंग, मार्किंग सब सेम होगी। ठीक है? तो एंगल 3 इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल 2, एंगल 4 इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल 6। इन दोनों को कहते हैं, अब ऐड कर दो, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 6। 3 और 4 मिलकर क्या बनते हैं? नहीं, कौन सा एंगल बन रहे हैं? एंगल ए ओ बी। वही चाहिए था हमें। 2 कॉमन लेके एंगल 2 प्लस एंगल 6 को ऐड किया तो कौन सा बन गया? एसीबी। यही प्रूव करना चाहते थे हम, कि जो सेंटर पे एंगल है वो डबल है। अब ये याद करने का वे होता है थ्योरम को, कि ब्रॉड पॉइंट्स क्या है। पहला है आइसोसलेस ट्रायंगल, दूसरा है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। आइसोसलेस से हम क्या लेकर जाएंगे, एक्सटीरियर से क्या लेकर जाएंगे, और उन सबको फिर ऐड करेंगे। बात समझ में आ गई? एंगल एट द सेंटर इज 2 टाइम्स एंगल एट द ऑन द सर्कल। और इसी के साथ ना हमारा जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। कर लो, टाइम है अब, छुट्टी नहीं है, 2-2 मिनट बहुत जरूरी है। चलो पढ़ो। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 पेपर में डायरेक्टली एमसीक्यू में भी आ जाता है। अगर पुरानी बुक है तो 10.5 है, अगर नई बुक है तो 9.3 है। क्वेश्चन नंबर 1, ए डी सी ए ओ बी दिख रहा है ना, 60 और 30 वही वाला क्वेश्चन है हमारे पास, है ना? अब जिसने अच्छे से इसको समझा हुआ है ना, उन्होंने क्या किया, ये लिखा है ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज पॉइंट ओ, और यहां पर है डी, और ये है यहां से ज्वाइन किया सी। तो दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, है ना? एओसी, आपको एडीसी एंगल की वैल्यू निकालनी है। पेपर में तुम्हें एक क्वेश्चन दिया हो 1 मार्क में, तो सोचने का टाइम लगेगा हमें, अगर हमें थ्योरम अच्छे से याद है। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया ना? एंगल एओसी किसके इक्वल है? 90 डिग्री, है ना? कंप्लीट एंगल एओसी इज 90। और एंगल एडीसी क्या है? 2 टाइम्स एंगल एडीसी इज एंगल एओसी, ये हमारी थ्योरम कहती है। हम इस थ्योरम का पूरा रीजन लिखेंगे यहाँ पर, अगर ये प्रॉपर फुल फ्लेजेड है। पर मुझे पता है, तो एंगल एडीसी क्या हो गया? 90 डिवाइड बाय 2, और ये आ गया 45 डिग्री। ठीक है? अब जो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट लाइन है ना, वो पूरा पक्का बांध के याद रखना, कॉर्ड एंड रेडियस आर इक्वल।
ये बहुत ही रेलिवेंट चीज है, अगर हम कॉम्पिटेंसी बेस में जाते हैं ना, तो टेंथ में भी ये चीज बहुत ही रेलिवेंट में आ सकती है। इस चीज को हमेशा याद रखना है, कैट इन अ सर्कल अगर रेडियस और कॉर्ड की लेंथ इक्वल हो जाती है, इन अ सर्कल इफ कॉर्ड इज इक्वल टू द रेडियस, मैं तो बना ही दिया। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? कॉर्ड ए बी रेडियस के इक्वल है, triangle AOB is equilateral. This is the most important deduction that we can make in a triangle, in case of circles. ये बहुत ही important रूल है, क्योंकि इससे तुम्हारे पास एंगल्स आ जाएंगे सारे, चाहे नाइन्थ की बात कर लो चाहे टेंथ की बात कर लो। समझ में आ गया? इसको कल कंटिन्यू करेंगे, राइट? कल आपका क्लास मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली कंफर्म ही है, 12 to 1 होगी। कल मैम आपकी क्लास रख रहे हैं, 10th।